तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम स्टैटिस्टिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट के अंतर्गत हम आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम इसके पिछले वीडियो में वर्गीकरण पढ़े थे, यानी क्लासिफिकेशन पढ़े थे, और इस टॉपिक में हम लोग जो है प्यारे बच्चों सारणियन टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि टैबुलेशन करना सीखेंगे। इसमें हम लोग इस वीडियो में सारणियन टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सारणियन किसे कहते हैं। पहले बात क्या आ गया, सारणियन किसे कहते हैं। तो सारणियन में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारे पास आंकड़े होते हैं, जो हमारे पास अव्यवस्थित रूप से आंकड़े होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पंक्तियों में और स्तंभों में, पंक्ति में और स्तंभ में। पंक्ति का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पड़ी लाइनें होती हैं इनको हम पंक्ति कहते हैं, जैसे ये पंक्ति है, और ये क्या है हमारे स्तंभ। ठीक है, तो जो हमको संख्यात्मक आंकड़े प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम पंक्तियों और स्तंभों में जब व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं, तो यही रीत जो है, यानी कि इसी पंक्तियों और स्तंभों में लिखने की जो ये रीति है, इसी रीत को यानी किसी विधि को हम क्या कहते हैं, सारणियन कहते हैं। सरल भाषा में समझा जाए तो इसी प्रकार से सारणी बना देना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि इस क्लास में जो है पहला घंटा इन सर का है, दूसरा घंटा इस सर का है, तीसरा इस सर का है। इस प्रकार से इसको पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित रूप से किसी भी आंकड़ों को सेटअप कर देना ही क्या कहलाता है, सारणियन कहलाता है। फिर इसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, कि आखिर सारणियन का ये उद्देश्य क्यों है, आखिर ऐसा किया क्यों जाता है, सारणियन का उद्देश्य क्या है। तो सारणियन का जो मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों, ये दो उद्देश्य है। इसका मुख्य रूप से दो उद्देश्य है, बाकी काफी आप लिख सकते हैं। एक वर्गीकृत और अवर्गीकृत। जो वर्गीकृत आंकड़े हैं और अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इन दोनों आंकड़ों को जो है सारणियन विधि द्वारा आसानी से समझने योग्य लिखा जा सकता है। यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों को भी व्यवस्थित रूप से सारणियन विधि द्वारा लिखा जा सकता है, और अवर्गीकृत आंकड़ों को भी जो है व्यवस्थित रूप से सारणियन विधि द्वारा लिखा जा सके, यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब आपको आंकड़ा तो शुरू में बताया गया था, आंकड़े की परिभाषा बताई गई थी, लेकिन कि आंकड़े की परिभाषा पहले वीडियो में आपको बताया गया था। आंकड़े का परिभाषा कि पूर्व उद्देश्य, जिसका निश्चित उद्देश्य हो, पूर्व उद्देश्य से अगर किसी भी चीजों को इकट्ठा किया जाता है तो वही क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहते हैं। जैसे हमने उस वीडियो में बच्चों एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे आप किसी क्लास में जाते हैं और वहां पर आप बच्चों को खड़ा खड़ा करके जो है उनसे उम्र पूछना स्टार्ट करते हैं कि बेटा आपकी क्या उम्र है, बेटा आपका क्या उम्र है, और आप एक पेन और पेंसिल लिए हुए हैं और आप नोट करते गए। एक बच्चा उठा, वो बताया 15 वर्ष, एक बच्चा बताया 20 वर्ष, एक 17 बताया, एक 16 बताया, एक 18 बताया। तो आखिर आप उसकी उम्र पूछ क्यों रहे हैं, कुछ तो अपने दिमाग में आप सेटअप करके गए होंगे, तभी तो आप उससे उम्र पूछ रहे हैं, कि ऐसे ही अनायास ही क्लास में घुस गए और उम्र पूछने लगे। नहीं, आपका कोई उद्देश्य रहा होगा। उम्र पूछने का उद्देश्य ये रहा होगा कि जिस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं, इस क्लास में कितने साल के बच्चे बैठे हुए हैं, ताकि उन बच्चों के लेवल के अनुसार से उनको पढ़ा सके। तो आपका उद्देश्य पहले से ही नियोजित था कि हमें इन बच्चों का, इस क्लास के बच्चों की औसत उम्र ज्ञात करना है, इसीलिए आपने उन बच्चों का आंकड़ा लिया जो है। तो आंकड़े की परिभाषा यही हमने बताया था प्यारे बच्चों, कि किसी विशेष उद्देश्य, किसी निश्चित उद्देश्य से इकट्ठा किए गए संख्यात्मक तथ्यों को आंकड़ा कहते हैं। तो एक बात और भी जान लीजिए प्यारे बच्चों, कि आंकड़े जो है, जब बात यहाँ पर आ ही गई है आंकड़े की, तो इसी समय एक बात और भी जान लीजिए प्यारे बच्चे, कि आंकड़े भी जो है ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बात उठ गई है तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, कि आंकड़े प्यारे बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। एक आंकड़ा जो होता है ये वर्गीकृत आंकड़ा होता है, और एक जो है ये अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। तो वर्गीकृत आंकड़ा यानी कि ग्रुप्ड डाटा, और एक होता है अवर्गीकृत यानी कि अनग्रुप्ड डाटा। तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ग्रुप मतलब होता है समूह, और ग्रुप होता है कि बिना समूह के। तो जो समूह में लिख दिया जाए, जैसे जो आंकड़े जो हैं बिना किसी क्रम के, जो बिना किसी क्रम के प्रदर्शित किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा। यानी कि जैसे बिना क्रम के, क्रम का मतलब आप जान ही रहे हैं, ऑर्डर, विदाउट ऑर्डर।
ऑर्डर क्या होता है मैथ में? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। जैसे बिना कर्म के यानी विदाउट एनी ऑर्डर, जैसे लिख दिया गया 2 5 9 8 6 4 7 11 9 7 11 4 या 7 11 2 5 8 6 20 25 21 ऐसे लिख दिया गया। आप इसमें क्या समझ सकते हैं? 2 लिखा गया, फिर 2 के बाद बढ़ा 5 आया, 5 के बाद भी बढ़ा 9 आया, 9 से फिर कम हो गया 8 आया, 8 से फिर कम हुआ 6 आया, 6 से फिर कम हुआ 4, फिर 7 से बढ़ा, फिर 11 हुआ, फिर कम होके 2 हुआ, फिर बढ़ के 5, कभी कम कभी ज्यादा, यानी कि पूरा की डिस्टर्ब डाटा। कैसा डाटा है? डिस्टर्ब डाटा है, यानी कि व्यवस्थित नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, यानी कि अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। और वहीं पर कोई डाटा जो है वो व्यवस्थित करके लिख दिया जाए, चाहे आरोही क्रम में लिख दिया जाए, चाहे अवरोही क्रम में लिख दिया जाए, यानी किसी एक विशेष क्रम में अगर उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है प्यारे बच्चों, तो उसको हम क्या कहने लगते हैं? कि ग्रुप्ड डाटा कहने लगते हैं, यानी कि वर्गीकृत आंकड़ा हम उसको कहने लगते हैं। तो ये बात हुआ ग्रुप्ड आंकड़ा और अनग्रुप्ड आंकड़ा, यानी कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप्ड डाटा की, यानी जो व्यवस्थित रूप से लिखा जाएगा वो हमारा ग्रुप्ड डाटा होगा, और जो अव्यवस्थित रूप में लिखा रहेगा वो हमारा अनग्रुप्ड डाटा रहेगा। तो इसी टॉपिक में हम इसको भी जान लेते हैं। और हम थे कहाँ पे? हम थे आपके सारियन पर। तो आपने सारियन की परिभाषा जाना कि संख्यात्मक तथ्यों को पंक्तियों और स्तंभों में सरलता पूर्वक लिख देना ही क्या कहलाता है? सारियन कहलाता है। और इसका उद्देश्य वर्गीकृत आंकड़ों को भी व्यवस्थित रूप में लिख देना, और वो अवर्गीकृत आंकड़ों को भी व्यवस्थित रूप में लिख देना, वर्गीकृत आंकड़ों को भी व्यवस्थित रूप में लिख देना, ये सारियन का हमारे उद्देश्य होता है। और इसके अंतर्गत आपने वर्गीकृत और अवर्गीकृत को जाना। अब हम जानेंगे सारियन के लाभ क्या है। क्या जानेंगे प्यारे बच्चों? सारियन के लाभ। आप जिस भी क्लास में होंगे, बीएससी एजी में अगर आप हैं स्पेशली, तो अगर आपको जो है बुक देखेंगे तो ये सब हेडिंग बाय हेडिंग जो है बुकों में लिखा गया है, आप वहां से और इस वीडियो की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। लाभ क्या हुआ? पहला लाभ क्या हो सकता है कि इस प्रक्रिया में जटिल आंकड़ा, जो कठिन आंकड़े हैं उनको सरल, जटिल आंकड़ों को सरल व सुव्यवस्थित रूप से हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति उसको देखकर तुरंत ही समझ जाए। पहला लाभ तो सारियन का यही है कि सामने वाला टेबल देखकर आसानी से समझ सकता है। एकदम सिंपल सा चीज, जैसे अभी इसकी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कहीं पर 20 से 60 साल के लोग इकट्ठे हैं, आप ये नहीं जान सकते हैं कि कौन 20 से 30 साल के बीच में है, कौन 30 से 40, लेकिन वही टेबलेशन करके अगर उसको रख दिया जाता है तो तुरंत हम जान जाते हैं। तो वही प्रक्रिया सारियन की भी होती है। दूसरा है कि सारियन जो है बड़े बड़े विस्तृत आंकड़ों को संक्षिप्त में लिख देता है, छोटे छोटे में लिख देता है। ये भी क्या है? सारियन का एक प्रकार से लाभ होता है। और इससे जो इम्पोर्टेंट लाभ है, इसके द्वारा जो है तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाता है, यानी कि जो डिफरेंट डाटा होते हैं, समान वर्ग के डाटा होते हैं, उनको इकट्ठा रख दिया जाता है, जिस तुलना करने में भी क्या होती है? आसानी होती है। तो इस प्रकार से जो है आप पॉइंट अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं कि जो सारियन के लाभ को बता सकता है, जो है कि कठिन डाटा को आसानी से पढ़ सकते हैं और तुलनात्मक कर सकते हैं। ऐसा होता है जो हमको आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो ये सब इसको लिख सकते हैं आप सारियन के लाभ में। तो आप सारियन की डिफिनेशन को, सारियन का उद्देश्य और सारियन के लाभ, और इसी में कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बता दीजिए प्यारे बच्चों कि आपने सारियन भी पढ़ लिया और आपने वर्गीकरण भी पढ़ लिया। वर्गीकरण पहले पढ़ा, सारियन अब पढ़ रहे हैं। दोनों में लगभग सिमिलरिटी मिलती है। वो भी बताता है कि आंकड़े सरल हो जाते हैं देखने से, कठिन आंकड़े आसानी से दिखने लगते हैं, हम देखते ही उसको बढ़िया से समझ जाते हैं। यही दोनों बातें दोनों टॉपिक में आपको बताया गया, वर्गीकरण में भी बताया गया, सारियन में। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बताओ बेटा कि सारियन और वर्गीकरण में अंतर क्या है? जब दोनों टॉपिक आप पढ़ लिए, दोनों एक जैसा लग रहा है, वो भी बता रहा है कि कठिन डाटा को सरल हो जाता है, वो भी बता रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बड़ा बारीक अंतर आपको बताना पड़ेगा, जिससे सामने वाला एग्जामिनर जो है वो संतुष्ट हो उस अंतर से, ताकि आपको नंबर दे सके। तो आइए समझते हैं
कुछ पॉइंट को लेकर कि आखिर इसमें अंतर क्या है। तो पहला अंतर ये लिखेंगे कि अव्यवस्थित रूप से रखे आंकड़ों का, अव्यवस्थित रूप से रखे आंकड़ों का, जो अव्यवस्थित रखे गए हैं, किसी क्रम में नहीं है, उन आंकड़ों का वर्गीकरण होता है। यानी कि अव्यवस्थित रूप से रखे गए आंकड़ों का क्या होता है, वर्गीकरण होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, वर्गीकरण होता है। जब वर्गीकरण हो जाता है तो बाद में इन्हीं वर्गीकृत आंकड़ों का सारणीयन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण करने के बाद इनका सारणीयन किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सारणीयन है, यानी कि जो टेबुलेशन है, ये वर्गीकरण के बाद की प्रक्रिया है, वर्गीकरण के बाद की प्रक्रिया है। यानी कि पहले जो आपका अनग्रुप्ड डाटा रहेगा उसको पहले हम वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के बाद हम उसका सारणीकरण करेंगे, यानी कि सारणीकरण करेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा समझ भी लीजिए, वैसे ही एग्जाम्पल हवा नहीं लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा गया है गणित के टेस्ट में पाए नंबर, ठीक है, मान लीजिए 10 नंबर का गणित का टेस्ट हुआ है और मान लीजिए 10 बच्चे भी हैं, ठीक है, नंबर पाए हैं 4 6 7 5 2 0 3 7 2 2 4 2 6 2 8 5 9 10 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 10 बच्चे इस प्रकार से नंबर पाए हुए हैं। तो ये हमारा डाटा कैसे है प्यारे बच्चों, ये हमारा अव्यवस्थित डाटा है। कैसा डाटा है, अव्यवस्थित डाटा है। तो पहला क्या कहा, अव्यवस्थित रूप से जो आंकड़े रखे गए हैं इनका हम पहले वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण करने के लिए आप कोई भी चुन सकते हैं, जैसे वर्ग अंतराल के आधार पर, क्योंकि ये संख्यात्मक तथ्य हैं। अगर गुणात्मक तथ्य होता तो उसका गुण के आधार पर बांटते, और ये संख्यात्मक तथ्य है तो वर्ग अंतराल के अनुसार बांटेंगे। ये आपने पीछे ही पढ़ चुका। तो इसलिए अगर इसका वर्ग अंतराल से करते हैं तो लिख दीजिए 0 से 5, और से छोटा डाटा है तो द्वितीय लाइन 0 से 5 कर दीजिए, 5 से 10 कर लीजिए। एक बात और भी बताना चाहेंगे, अभी आगे आएगा न्यूमेरिकल पार्ट में, इसे ज्यादा नहीं जोर देना चाहते थे, लेकिन अगर जहां पर इस प्रकार से साढ़ रहेगी प्यारे बच्चों 0 से 5 5 से 10, ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव आपको पढ़ा जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन यहाँ पर के लिए थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है 0 से लेकर 5 से पहले, 0 से लेकर 5 से पहले, और ये होता है 5 से लेकर 10 के पहले। ठीक है, तो 0 से 5 नंबर तक कै लोग पाए हैं तो पहले आप डिसाइड करेंगे। पहले तुरंत टेबुलेशन थोड़े कर देंगे, पहले आप डिसाइड करके खोज के उनको इकट्ठा लिख देंगे, उनका वर्गीकरण कर लेंगे कि 0 से 5 कैसे पाए हैं। तो पहले चेक कर लेंगे उसको कि ये 4 है, ये 5 है, और ये 0 है, 3 है, तो 5 को लेना नहीं है क्योंकि 5 तो हमारे अगले वाले में आ जाएंगे। तो 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। तो क्या हुआ, इनको पहले छांट लिए, या इसको आप क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही क्रम में लिख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। जैसे बढ़ते क्रम में लिख दिए तो 0 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, और 5 लिख दिए, और 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, और 9 लिख दिए। तो 2 2 4 2 6 2 8, और 2 डाटे और इसी में 0 5 जैसे 2 बार लिखा गया है, और 5 यहाँ एक बार है, एक बार यहाँ पे है, और 7 भी 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो इनको उसी समय इकट्ठे लिखेंगे, 5 5 7 7 फिर 9 लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक प्रकार से आपका वर्गीकरण हो गया। आपने उसको व्यवस्थित लिख दिया, व्यवस्थित आंकड़ा हो गया, इसके बाद इसका वर्ग में हो गया। अब इसी को 0 से 5 का छांट लिए कई लोग हैं, 5 से 10 का छांट लिए, तो 0 से 5 का जो है 4 लोग हैं, छांट लिए, 4 लोग हैं, 5 से 10 के कई लोग हैं, 6 लोग हैं, छांट लिए। अब इसी को सारणी बना देना, ये क्या हो गई, ये प्रक्रिया क्या हो गई, सारणी हो गई। वर्ग में बांटना क्या था, वर्गीकरण था, और उसी को पंक्ति में बताया गया था।
सारणियन की डिफिनेशन में पंक्ति में और स्तंभ में लिख दोगे इसी छांटे गए डाटा को, तो यही आपका क्या कहलाने लगेगा, टेबुलेशन कहलाने लगेगा। तो प्यारे बच्चे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि सारणियन और वर्गीकरण में मुख्य अंतर क्या है। तो सारणियन और मुख्य में यही अंतर है कि अव्यवस्थित रूप से रखे गए आंकड़ों का पहले होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण होने के बाद होता है क्या चीज, सारणियन। यानी कि जो सारणियन है वो वर्गीकरण के बाद की प्रक्रिया है। ये आपका फर्स्ट अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिखना चाहेंगे तो वर्गीकरण में क्या होता है प्यारे बच्चों कि वर्गीकरण में जो है ये वर्ग और उपवर्ग में बांटे जाते हैं, वर्ग में और उपवर्ग में बांटे जाते हैं, जबकि सारणियन में जो है शीर्ष और उपशीर्ष में बांटे जाते हैं। यानी हाईएस्ट लोएस्ट की बात होने लगती है सारणियन में, और क्या कहते हैं इसमें वर्ग और उपवर्ग में उसको बांट दिया जाता है। तो ये भी एक अंतर है कि वर्गीकरण में वर्ग और उपवर्ग में बांटा जाता है और सारणियन में शीर्षक और उपशीर्षक में बांटा जाता है। तीसरा अंतर लिख सकते हैं कि वर्गीकरण द्वारा केवल जो है प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि सारणियन द्वारा आंकड़े जो है ये सांख्यिकी यानी संख्या के आधार पर भी विश्लेषण करके लिखे जा सकते हैं। ये भी एक अंतर इसका होता है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों इसी टॉपिक में हम लोग जान लेते हैं कि सारणियन के भेद कितने होते हैं, यानी इसका टाइप्स कितना होता है। क्योंकि ये फुल थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसीलिए जो है इसको भी इसी में जान लीजिए कि सारणियन के भेद क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टेबुलेशन कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग जान लीजिए कि सारणियन के जो मुख्य रूप से जो है वो 4 भेद होते हैं, और ये जो चारों भेद बनाए गए हैं ये क्या है कि कितने कितने को जो है वो दिखा सकता है। जैसे एक गुण को दिखाया तो उसको एक भेद कह दिए, 2 को दिखाया तो 2 भेद, 3 को तीसरा, चौथा को चौथा, तो ऐसे 4 प्रकार इसके बनाए गए हैं। तो पहला जो है इसका अभी इसी में आसानी से आप इकट्ठे समझ जाएंगे एक, तो आपको 4 समझ। पहले कहते हैं चाहे कह दो साधारण गुण, और साधारण या एक गुण सारणियन, साधारण या एक गुण सारणियन, साधारण या एक गुण सारणियन कह देते हैं। तो नाम से ही लग गए एक गुण, यानी ऐसा सारणी बनाइए भैया, ऐसा सारणी बनाइए प्यारे बच्चों कि जिसमें वो केवल एक गुण को दिखाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉलम क्या खींचते हैं प्यारे बच्चों, एक तो क्रमांक खींच दिए, ठीक है, और एक ठोरे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए नगर ले लिए, और नगर का एक के गुण बनाना है, मान लीजिए एक गुण ले लिए तो हम नगर का जनसंख्या बताएंगे, यानी कि 1 2 3 ऐसे ले लिए मेरठ ले लिए, इलाहाबाद ले लिए, कानपुर ले लिए, और इसकी जनसंख्या बता दी। यहाँ पर इतने लाख लोग रहते हैं, यहाँ इतने लाख लोग रहते हैं, यहाँ इतने लोग रहते हैं। तो ये क्या बता रहा है, इस नगर की केवल एक गुण को बता रहा है। तो उसके लिए इतनी छोटी सारणी आपका बना, तो एक प्रकार ये हो गया, और इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, साधारण या एक गुण सारणियन, साधारण या एक गुण सारणियन। इसी तरीके से यहाँ साधारण एक गुण लिखा है, तो इसे दूसरे का नाम क्या रखे हैं ये द्विधा, द्विधा या द्विगुण सारणी। द्विगुण यहीं से दिख रहा है, ये कई गुण बताएगा आपको, द्विगुण बताएगा। जैसे ये नगर का केवल जनसंख्या बताए थे, नगर का क्या बताए थे, केवल जनसंख्या बताएगा, तो एक गुण बताए। अब जनसंख्या वाले में भी एक आध गुण और जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दे एक आध गुण, इसी जनसंख्या में ये क्या करेंगे कि क्रमांक अलग अलग ही बना दे, क्रमांक हो गया, नगर हो गया, रिलेटेड एग्जाम्पल बता रहे हैं जिससे आप आसानी समझ भी जाए, नगर हो गया, जनसंख्या हो गया। यहाँ तक जब आप बनाए तो एक के गुण आपको दिख रहा है, एक गुण प्रॉपर्टी, यानी वो नगर रहा, वो नगर रहा, जैसे मेरठ हुआ, कानपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, जनसंख्या लिखा गया तो कहेंगे कोई अंतर। लेकिन इसी जनसंख्या में क्या कर दिए कि चलो एक गुण और जोड़ देते हैं, हम पुरुष और स्त्री का भी संख्या अलग अलग बता देते हैं। ये मेरठ जनसंख्या का मतलब क्या हुआ, पुरुष स्त्री, पुरुष में भी बच्चे बच्चियां सब आ गए, स्त्री में बच्चियां आ गई, पुरुष में बच्चे आ गए, इतना आप समझ रहे होंगे। तो इसने क्या किया, इसने एक गुण, जनसंख्या में एक गुण इसने जोड़ दिया प्यारे बच्चों। इसने कहा कि हम उसी जनसंख्या में मेरठ में जो है कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्री हैं, इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जनसंख्या के बारे में हो गया, तो ये द्विगुण हो गया। इसके बाद जो है
त्रिगुण सारणियां हैं, त्रिगुण सारणियां। तो त्रिगुण में क्या हो जाएगा, 3 गुण बताने लगेंगे। जैसे तीसरा द्विगुण हो गया पुरुष स्त्री तक, तो तीसरे गुण में यही बता दे रहे हैं कि क्या करने लगते हैं, कहते हैं शिक्षित और अशिक्षित जोड़ दिए, एक गुण और जोड़ दिए। क्या चीज, शिक्षित और अशिक्षित, एक गुण और जुड़ गया। तो ये क्या हो गया, 3 गुण हो गया। जनसंख्या थी, एक गुण था। जनसंख्या में पुरुष स्त्री को ला दिए तो क्या हो गया, वो द्विगुण हो गया। पुरुष स्त्री में शिक्षित अशिक्षित एक गुण ला के और एंट्री कर दिए तो ये त्रिगुण हो गया। और इसके बाद जो लास्ट इनका भेद है, जिसको चतुर्थ गुण नहीं करके इसके बहुधा या बहुगुण कहते हैं। तो बहुगुण में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बहुगुण में क्या करते हैं, ये जैसे पुरुष स्त्री था, शिक्षित अशिक्षित कर दिए, तो इसी में ये क्या कर दे हैं ना कि एक कॉलम बांट देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यानी कि अब क्या करेंगे, एक गुण और भी ले आए कि मेरठ में कितने हिंदू हैं और मेरठ में कितने मुसलमान हैं और मेरठ में कितने हिंदू शिक्षित हैं, कितने हिंदू अशिक्षित हैं, कितने मुस्लिम शिक्षित हैं, कितने मुस्लिम अशिक्षित हैं। यानी कि उसी में धर्म को भी, धर्म समुदाय को भी लाके जोड़ दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भी लाके उसी में गणना करने लगे, तो एक गुण और भी बढ़ गया। इसी प्रकार से जो है इसको क्या कहते हैं, चतुर्थ गुण इसीलिए नहीं कहते हैं इसको। जैसे ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम ही और भी कोई गुण ला सकते हैं, उसमें कौन कलाकार है और कौन टीचर है, कौन वकील है। यानी कि बहुत सारे कैटेगराइज में, बहुत सारे वर्गों में हम बांट सकते हैं अपनी जनसंख्या को। जनसंख्या ही नहीं तो हमने जनसंख्या एग्जाम्पल लिया है प्यारे बच्चों, आप फसल में भी ले सकते हैं और फूल पत्तियों में भी ले सकते हैं, जानवरों में भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यानी कि गुणों के आधार पर जो है सारणियन के 4 भेद किए गए हैं, एक गुण, द्विगुण, त्रिगुण और बहुगुण। तो ये आपका टॉपिक सारणियन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि सारणियन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए, इसके लाभ बताइए और इसके भेद बताइए। और अगर बहुत लॉन्ग पूछना होगा तो एक प्रश्न इसको छोटे में या लॉन्ग में या शॉर्ट दोनों पूछ सकता है कि वर्गीकरण और सारणियन में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे चल के हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 12 खबर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।